थैंक यू। आपने पहले ही समय की लिमिट बात दी। अभी कार्यक्रम ये शुरू नहीं कीनोट एड्रेस के साथ ऐसे नहीं किया जाता। नहीं सर, आप फ्री हो, आप बोलने के बोलो, आपके ऊपर लागू नहीं है। थैंक यू। Honorable Chief Guest of the session, Shri Fulia ji, former IAS, other dignitaries and guests, Chalia ji, Bhoria ji, Sajjan Singh, Dr. Baghi, Dr. Sukhpreet, Madam Sarita Arya, बहुत सारे लोग और भी बैठे हैं, मैं सॉरी सबका नाम नहीं ले पाऊँगा। तो at the outset, I would like to thank Ambedkar Professor Association for inviting me here to deliver this keynote address। शायद मिक्स लैंग्वेज में ठीक रहेगा बोलना। मैं शुक्रगुजार हूँ दोस्तों। डॉक्टर साहब ने मेरा बायोडाटा शायद पढ़ा नहीं, मैंने अपना भी बायोडाटा भेजा था, लेकिन कोई बात नहीं, ज़्यादा फॉर्मेलिटी में नहीं पढ़ना चाहिए। मैं जो बातें बोलूँगा उससे आप थोड़ा समझ जाएंगे मेरा क्या काम है या क्या कंट्रीब्यूशन है। दोस्तों, क्योंकि समय की एक मर्यादा होती है, मैं कोशिश करूँगा लगभग 40 मिनट में 50 मिनट में अपनी बात पूरी करने की। मुझे कीनोट एड्रेस करने को कहा गया है, बहुत बड़ा टॉपिक है ये, और आपने दो महापुरुषों को एक साथ मिला दिया, तो दोनों पे जस्टिस करना भी बड़ा मुश्किल होता है। इन एनी केस बहुत अच्छा किया आपने, टॉपिक बहुत अच्छा चुना है, लेकिन मैं जिस टॉपिक पे थोड़ा सा मैंने इसमें चेंज किया है, मैं बोलूँगा दोनों पे ही, लेकिन दोनों का जो रोल है इंडियन रिफॉर्मेशन में, मैं एजुकेशन और जो आपने दो चीज़ें कही ना, एजुकेशन एंड सोशल अवेकनिंग, इसके अलावा मैं इसको थोड़ा सा लिबर्टी लूँगा। पूरा जो रोल है भारतीय जो नव जागरण है, धर्म सुधार जिसको हम कहते हैं, उसमें क्या उनका रोल रहा, ये मैं बात करूँगा। दोस्तों, ज़्यादा वक्त ना लेते हुए थोड़ा सा मैं ये बता दूँ, मैं इस टॉपिक पे मुझे चुना है आपने, तो शायद सोच के ही चुना होगा। इस टॉपिक पे मैं क्यों बोल रहा हूँ और मेरा खासकर एक्सपर्टीज क्या है इस पे, तो मैं अपनी किताबें भी लेके आया हूँ। शायद देखिए, जिस चीज़ पे मैंने पढ़ा नहीं हूँ मैं उस पर बात नहीं किया करता, और पढ़ने का मतलब ये है कि उस पर रिसर्च है, पूरा एक ज़िंदगी लगाई है, ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा लगाया है। जैसे फुले है, फुले ज्योतिराव फुले पे मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी में फेलो था 2 साल, ये वहाँ से पब्लिश हुआ है। ये एक स्टैंडर्ड कार्य है, एक रिसर्च है, पूरा मोनोग्राफ, रिसर्च मोनोग्राफ। तो ये पूरा जब फुले को पढ़ के उसके बाद जो है लगभग 10 साल के मेरी ये मेहनत है, 2 साल वहाँ तो मैंने जाकर लिखा है ये। और दूसरा, अम्बेडकर साहब, जो बाबा साहब की बातें भी हम लोग अक्सर जानते हैं, करते भी हैं, लेकिन बाबा साहब को भी पढ़ना जो है बहुत ज़रूरी है। ये पूरी किताब मेरी डॉक्टर अम्बेडकर पे है, जरा ये देखिए, डॉक्टर अम्बेडकर द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। मैं किताबें क्यों दिखा रहा हूँ, इसलिए नहीं कि मैं कोई अपना प्रचार कर रहा हूँ। बगैर पढ़े, बगैर रिसर्च किए बोलना शायद ठीक नहीं होता। हालांकि भारत में बहुत सारे लोग बोल लेते हैं बिना पढ़े भी, मैं उस तरह का आदमी नहीं हूँ। जब तक पढ़ूंगा नहीं, रिसर्च नहीं करूँगा, मैं नहीं बोलूँगा। एक तीसरी चीज़ और इन्होंने जो कही है, ये मेरी जो आत्मकथा जो बता रहे थे, शायद इन्होंने टाइटल सही नहीं पढ़ा। इसका टाइटल है ज़ख्म अभी ताज़ा है। ये दलित ऑटोबायोग्राफी के जॉनर में तीसरी मेरी अपनी आत्मकथा पब्लिश हुई है, और इससे मेरी बच्चों के लिए खासकर ये प्रेरणादायक रहेगी। मेरे जीवन की कहानी है, हम लोग सभी काफ़ी नीचे से उठ के आते हैं, काफ़ी संघर्ष होता है। ये किताब मैं इसलिए भी दिखा रहा हूँ कि जो दलित ऑटोबायोग्राफी का रोल होता है, वो सिर्फ एक राम कहानी नहीं होती, उसका समाज को बदलने में, समाज को सुधारने में एक रोल होता है। तो क्योंकि हम लोगों का जो स्ट्रगल है वो काफ़ी प्रेरणादायक भी होता है, सामाजिक जो भेदभाव है उसके खिलाफ एक लड़ाई भी होती है। तो ये कहानी, ये इस तरह की कहानियाँ इसलिए भी पढ़ी जानी चाहिए ताकि लोग, समाज में कुछ चेंज भी आए और इंस्पिरेशन भी मिले। तो दोस्तों, मैंने इन 2 महापुरुषों पे जो काम किया था, ये जो किताबें लिखी, उससे पहले मैं इनकी सारी राइटिंग पढ़ चुका था। मैं अभी उनके बारे में थोड़ा सा बताऊँगा। अम्बेडकर की जो वॉल्यूम है, 14 वॉल्यूम जो इंग्लिश में पब्लिश हुए हैं, वो सब में से मैं गुजर चुका हूँ। और इसके अलावा फूले की तमाम जो राइटिंग है, ये खासकर मराठी की भी और इंग्लिश की भी, उनके इंग्लिश ट्रांसलेशन खासकर मैंने पढ़े हुए। और इसके अलावा जितना भी उनके ऊपर और लोगों ने काम किया, वो सब मैंने सब में से गुजरा हूँ। दोस्तों,
दोस्तों अब इन दोनों महापुरुषों पे आते हैं जिनको आपने टॉपिक लिया है। मैं इनकी कहानियाँ नहीं सुनाऊंगा, इनकी कहानियाँ हम सब जानते हैं। मैं बेसिकली इनके वो कंट्रीब्यूशन बताने जा रहा हूँ जो कि बड़े यूनिक थे। कुछ ऐसे आइडियाज निकालते हैं, कुछ ऐसे बातें कहते हैं जो कि भारत में जो सामाजिक बदलाव का जो दौर था, जिसको रिफॉर्मेशन का दौर कहते हैं, उसमें इनका एक योगदान रहता है, या ये भी कह लीजिए नए भारत को बनाने में इनका अपना एक यूनिक योगदान है इन आइडियाज से और इन कंट्रीब्यूशन से। खासकर ये उनके इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशन की मैं चर्चा कर रहा हूँ। उससे पहले एक चीज़ मैं क्लियर करूँ, ये दोनों ही जो महापुरुष हैं, इन दोनों को मैंने ग्रामशी के नज़रिए से देखा है कि इटली के बहुत बड़े थिंकर थे एंटोनियो ग्रामशी। ग्रामशी कहते हैं एक इंटेलेक्चुअल जो होता है, इंटेलेक्चुअल भी दो तरह के होते हैं। एक इंटेलेक्चुअल वो है जो ये हमारे जैसे लोग होते हैं, या जो इलीट बैकग्राउंड से आए हुए, जो है ना भारत में जो खासकर जो ब्राह्मणिकल परंपरा से जुड़े हुए जो इलीट बैकग्राउंड के आए हुए इंटेलेक्चुअल हैं, जो कि आम आदमी से कटे रहते हैं, आम आदमी से थोड़ा गैप भी रखते हैं, एक तरह से आम आदमी को पसंद भी नहीं करते। पूरे देश में क्या पूरी दुनिया में है ये चीज़, वो कहते हैं ये इंटेलेक्चुअल किसी काम के नहीं होते। दूसरी श्रेणी है ग्रामशी कहते हैं, वो है ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल। ऑर्गेनिक, ये ऑर्गेनिक शब्द बड़ा इंटरेस्टिंग है। ऑर्गेनिक जैसे ऑर्गेनिक खाद होती है ना, ऑर्गेनिक का मतलब है नेचुरल, यहाँ ऑर्गेनिक का मतलब है पब्लिक इंटेलेक्चुअल, यानी जो लोगों के बीच ही रह के लोगों की समस्याओं को जानने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, फिर लोगों के ही नज़रिए से उनके हाल बताते हैं, क्योंकि लोगों को ज़्यादा पता है उनकी समस्याएं। ये जो इलीट इंटेलेक्चुअल है ना, वो लोगों को अनपढ़ मानते हैं, अज्ञानी मानते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल लोगों की लड़ाइयों का हिस्सा बनते हैं और उसके बाद उनके पर्सपेक्टिव को पढ़े लिखे अंदाज में किताबों के जरिए रखते हैं। तो ये दोनों ही व्यक्ति, भारत में ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल की बड़ी कमी है, बहुत कम है ऐसे। तो इन दो व्यक्तियों को खासकर, जिनको जो हमारे प्रेरणादायक भी हैं, इनको मैंने इस तरह से देखा है। एक और बात है, इन दोनों को ही मैंने फुकोल्टियन नजरिए से भी देखा है। फुको है पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर। फुको ये कहते हैं कि नॉलेज और पावर का एक नेक्सस रहा है। नॉलेज और पावर देखिए, पावर उसके पास रही है जिसके पास नॉलेज है, या उल्टा कर दो, जिसके पास पावर आती है वो नॉलेज को अपने ढंग से क्रिएट करने लगता है। अगर पावर तक जाना है तो नॉलेज अपने ढंग से क्रिएट करना पड़ेगा, नॉलेज का प्रोडक्शन अपने ढंग से करना पड़ेगा, अपने पर्सपेक्टिव से, या ये कहिए लोगों के नज़रिए से, तब वो पावर तक जा सकते हैं। तो इस तरह से भी इन्होंने सोचा है। इन लोगों के ये दो महापुरुष की बहुत सारी किताबें हैं। मैं खासकर फुले की किताबों का जिक्र कर दूं, जो उन्होंने अपना पर्सपेक्टिव और अपने इस खास नज़रिए से जो अपना दृष्टिकोण रखा देश की समस्याओं पे। फुले की 4-5 किताबें शायद आप भी जानते होंगे। पहली किताब है गुलामगिरी, जिसमें उन्होंने जातीय जो गुलामी है उसको एक्सपोज किया है। ज़्यादा लंबा नहीं बताऊंगा, बहुत कुछ बताना है मुझे। दूसरी जो किताब है वो है किसान का कोड़ा। ये किसान समस्या पे पहला डिस्कोर्स है, किसान के ही नजरिए थे। फूले किसान थे बेसिकली, हॉर्टिकल्चरिस्ट थे, है ना, जानते हो, फूलों का काम था उनका। तीसरी किताब है अछूतों की कैफियत, अनटचेबल्स अपॉलोजी है। ये अछूत समस्या पे पहली किताब है। इस किताब को पढ़ो, फूले ऐसा लगेगा फूले खुद ही दलित बन गए हैं। यही तो होता है ना ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल, कि जिन लोगों की बात कर रहे हैं उनको आप इंटरलाइज कर लो उनकी समस्या को। अछूतों की कैफियत पहला डिस्कोर्स है दलित समस्या में। और देखिए किताब उन्होंने लिखी तृतीय रतन। ये तृतीय रतन का यहाँ मतलब है, रतन का मतलब शिक्षा। ये थर्ड आई ये शिवा की आई नहीं है, यहाँ इसका मतलब है शिक्षा, ज्ञान एक तीसरा नेत्र है आदमी का, वो खुलना चाहिए, फिर उसका एनलाइटमेंट होता है। तो ये किताब शिक्षा के महत्व को बताती है। ये एक नाटक है उनका बेसिकली। शिवाजी में उन्होंने एक नाटक लिखा, शिवाजी का पवाड़ा, शिवाजी भोसले का पवाड़ा। तो शिवाजी की नई व्याख्या करते हैं। तिलक ने शिवाजी को बताया वो ब्राह्मण प्रतिपालक, तिलक ने भी शिवाजी की एक व्याख्या करी। फूले ने कहा नहीं, वो ब्राह्मण प्रतिपालक नहीं है। फूले ने उससे भी पहले, तिलक से भी पहले ये कह दिया था, वो तो किसानों के लीडर हैं, वो तो दलितों के मुक्तिदाता हैं, निचले लोगों की आवाज़ उठाते हैं। तो शिवाजी की देखो, ये है नॉलेज प्रोडक्शन। किस ढंग से नॉलेज प्रोड्यूस किया जा रहा है, अपने लोगों के इंटरेस्ट में, अपने लोगों के नजरिए से, और सच्चाई भी बताते हैं। ऐसा नहीं कि ये फैब्रिकेट कर रहे हैं। तो ये किताब देख लीजिए। इसी तरह एक बहुत सारी किताबें, एक किताब और बता दूँ, वो है सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक। सत्य धर्म की अवधारणा लेके आते हैं इस किताब में। उनका धर्म का विचार अभी बताऊंगा मैं इसके बारे में।
तो फुले की जो तमाम राइटिंग है दोस्तों, वो आई ओपनर हैं। वो देश की बहुत सारी इस तरह की प्रॉब्लम को पहली बार उन समस्याओं पे एक डिस्कोर्स खड़ा करते हैं, जो कि बाद में एक व्यापक डिस्कोर्स बनता है। इसके बाद अम्बेडकर की राइटिंग तो आप जानते ही हो। बाबा साहेब अम्बेडकर ने तो ढेर सारी किताबें लिखी हैं, हिस्ट्री पे भी लिखी है उन्होंने, पॉलिटिकल साइंस पे भी लिखी है, पाकिस्तान प्रॉब्लम पे भी लिखी है, कांग्रेस की पॉलिटिक्स पे भी लिखी है ना। उनके नाम गिनाऊं तो मतलब समय थोड़ा कम है। जैसे एक प्राचीन सब 18-19 साल की उम्र में एक आर्टिकल लिखा था उन्होंने, द कास्ट इन इंडिया। कास्ट के ऊपर ये आज भी 18-19 साल की उम्र का लिखा हुआ एक आर्टिकल है, लेकिन ये आज भी कोट किया जाता है। इसी तरह उनकी मैं किताबें बताऊं, खासकर द अनटचेबल से एक अछूत समस्या पे किताब है, एक द शूद्राज और द शूद्राज, शूद्र कौन थे, ये हिस्ट्री की किताबें हैं। एक और किताब है रेवोल्यूशन एंड काउंटर रेवोल्यूशन इन एंशिएंट इंडिया। एक और किताब है राइज एंड फॉल ऑफ इंडियन वीमेन, भारत की महिलाओं की समस्या पर राइज एंड फॉल में कुछ टाइटल थोड़ा सा वो है। तो इंडियन वीमेन पे एक प्रॉब्लम है। इसी तरह बुद्धिज्म पे किताब है, बुद्धा एंड हिज धम्मा। कांग्रेस के पॉलिटिक्स पे किताब है, व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स। इसी तरह पाकिस्तान की प्रॉब्लम पे किताब है, पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया। तो अम्बेडकर की किताबों की बहुत लंबी लिस्ट है। वो सारी जो है मैं एक ही सूत्र में बताऊं तो ये सारी छपी है, महाराष्ट्र सरकार ने छापी है, जिसका नाम है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेस। ये सब मैंने बोले पढ़े, जैसे मैंने बताया। लेकिन अम्बेडकर का बहुत सारा लिखा हुआ है, अभी मराठी में है, 20 वॉल्यूम में है वो अलग से। उस तक तो हमारी पहुंच अभी हुई नहीं है, वो भी इंग्लिश में आना चाहिए, हिंदी में आना चाहिए। तो दोस्तों बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल हैं ये दोनों। इन दोनों लोगों ने बहुत सारा पहले समझा प्रॉब्लम को, उसके बाद लिखा है। इसके बाद अब एक चीज मैं बताता हूँ, दोनों ही व्यक्ति, बल्कि इसमें एक व्यक्ति को और भी मैं मिलाता हूँ। तीनों व्यक्ति भारत के यूटोपियन हैं, यूटोपिया। देखिए मैं इसमें गुरु रविदास को और शामिल कर रहा हूँ। ये लोमेत लिखती है, जो बहुत बड़ी प्रख्यात अमेरिकन इतिहासकार है। वो भारत में आ गई, दलित आंदोलन का हिस्सा बन गई, वो भी ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल थी। ये लोमेत लिखती हैं, भारत का पहला यूटोपिया दिया गुरु रविदास ने। ये यूटोपिया क्या होता है? यूटोपिया दार्शनिक का एक सपना है। थॉमस मूर ने किताब लिखी थी यूटोपिया, इंग्लैंड के समाजवाद से पहले फिलोसोफर थे। उसने किताब लिखी कि एक दार्शनिक को एक सपना देखना चाहिए समतामूलक समाज का, ऐसा समाज जिसमें सब लोग समानता से रहें, भाईचारे से रहें, प्रेम से रहें, भूख की समस्या मिट जाए, वगैरह वगैरह। इस यूटोपिया लिखती है, इंडिया में यूटोपिया नहीं मिलते। इंडिया में पहला यूटोपिया गुरु रविदास ने दिया। क्या शानदार बात है, ये मैं नहीं कह रहा, अमेरिकन इतिहासकार कह रहे हैं। दुनिया में उन्होंने रविदास को सामने रखा। ये यूटोपिया क्या है? आपने सुना होगा रविदास का दोहा, वो है बेगमपुरा का विचार, ऐसा चाहूं राज में, बच्चों आप सब ने सुना होगा, ऐसा चाहूं राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ सब बसें, रैदास रहे बस प्रसन्न। बहुत लंबी कविता है ये, मतलब दोहा है, मैं इसके ब्रीफली 2 लाइन पढ़ी है। ये है वो यूटोपिया जिसमें वो भूख की समझ, बेगमपुरा का विचार देते हैं, ऐसा शहर जिसमें कोई गम ना हो, जिसमें दुख मिट जाए, सोरो मिट जाए, सिटी विदाउट सोरो। क्या शानदार आइडिया है। दूसरा यूटोपिया इंडिया में दिया ज्योतिराव फुले ने, महात्मा फुले। ये मेरा विचार है। ये फुले पे जो मैं किताब लिखी, इसके बाद मुझे ICHR ने कहा कि आप एक अच्छे स्कॉलर के तौर पे आप उभर के आए हैं, तो आप एक मोनोग्राफ हमारे लिए भी लिखिए। मैंने उस मोनोग्राफ का टाइटल दिया है सीकिंग सत्य धर्म। ये दूसरा यूटोपिया है, ये अभी मैंने पूरा कर लिया, सबमिट कर दिया है। सत्य धर्म का विचार देखिए, फुले क्या कहते हैं? फुले ये कहते हैं कि इस देश में धर्म की बातें तो सारे करते हैं, बहुत सारी होती हैं, मैं बताऊंगा इसके बारे में। फुले ये कहते हैं, चलो मैं अभी बताता हूँ। फुले कहते हैं कि हिंदू धर्म में बहुत गड़बड़ है। देखिए धर्म के 1000 मीनिंग है। ड्यूटी को भी धर्म कहते हैं ना, कर्म कांड भी धर्म है, पाखंड भी धर्म है, युद्ध करना भी धर्म है। समझ गए होगा मेरा इशारा, भाई युद्ध करो, युद्ध करना भी धर्म हो गया। वेदांती कहते हैं छुआछूत जो आई वो आपद धर्म के रूप में थी। मैं तो हैरान रह गया, हालांकि छुआछूत का विरोध करते थे गांधी जी, वो वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे, छुआछूत के खिलाफ थे, लेकिन कहते हैं छुआछूत आपद धर्म के रूप में आई, मतलब छुआछूत भी धर्म हो सकती है। ऐसी ऐसी व्याख्याएं हैं धर्म की, बड़ा कंफ्यूजन होता है।
पूरे सारे कंफ्यूजन को मिटा देते हैं। वो कहते हैं ये धर्म तो नहीं हो सकता है। अब ये तमाम धर्म है, ये जो बातें आप कर रहे हो, तो धर्म क्या है? वो कहते हैं धर्म का विचार है सत्य। धर्म का आधार होगा सत्य। साइंस का भी आधार सत्य होगा, तो धर्म का आधार भी सत्य ही होगा। इसलिए वो सत्य धर्म को तलाशते हैं और सत्य धर्म को सामने रखते हैं। खुले हिंदू धर्म को छोड़ते नहीं है। इसलिए मैंने इस किताब का टाइटल हिंदू सोशल रिफॉर्म रखा है। कई लोग कहते हैं हिंदू क्यों रख दिया, वो तो बड़ा मतलब हैरानी होती है। हिंदू शब्द से इतनी चिढ़ है लोगों को। अरे वो सुधार किसका कर रहे थे जरा ये बताओ? मुसलमानों का तो नहीं कर रहे थे ना, ईसाइयों का कर रहे थे, हिंदुओं का ही कर रहे थे। वो कहते हैं ये सिर्फ ब्राह्मण धर्म को आपने हिंदू धर्म बना दिया, ये गलत है। ये जो महार है, कुंडी है, माली है, मातंग है, दलित है, ये सब लोग ये भी तो हिंदू है। हमें इनका इंक्लूसिव विचार का हिंदू धर्म बनाना है। तो पूरे सत्य धर्म, वो कहते हैं हिंदू धर्म को बिल्कुल नए ढंग से इंटरप्रेट करते हैं, सत्य धर्म का एक यूटोपिया देते हैं दोस्तों। इसके बाद है एक और यूटोपिया, थर्ड यूटोपिया लेके आते हैं बाबा साहेब अम्बेडकर। जरा ध्यान दो, डॉक्टर अम्बेडकर तीसरा यूटोपिया अम्बेडकर साहब देते हैं, वो है नवयान का विचार। देखिए अम्बेडकर साहब, मैं एक चीज और कह दूं, फूले, अम्बेडकर और रविदास, ये तीनों ही व्यक्ति धर्म के सताए हुए हैं, है ना। तीनों ही व्यक्ति धर्म के या धर्म की जो गलत व्याख्या करी जा रही थी उसके सताए हुए हैं, लेकिन धर्म को नहीं छोड़ते। बड़ी शानदार बात है, बड़ी इंटरेस्टिंग भी है, मुझे कई बार अजीब भी लगती है। हमारे देश में भौतिकतावादी चिंतन का अकाल है। भौतिकतावादी ज्यादा नहीं है, एक चार लोग को लेकर देखे कोई भौतिकतावादी नहीं। मैं थोड़ा इसको क्रिटिकल भी देखता हूँ। हम लोग बहुत ही धार्मिक लोग हैं, धर्म के बिना हमारा काम नहीं चलता। तो बाबा साहब उसका कारण है कुछ, क्यों ये धर्म की ओर जाते हैं, सही धर्म को क्यों डिफाइन करते हैं। बाबा साहब भी हिंदू धर्म को छोड़ने की बात करते हैं, लेकिन बौद्ध धर्म में जाते हैं, लेकिन बौद्ध धर्म में भी बहुत कंफ्यूजन था। महायान, हीनयान, पता नहीं क्या क्या, बहुत अंधविश्वास है, तो सारा रिजेक्ट कर देते हैं। वो कहते हैं नहीं, रियल बुद्धिज्म ये नहीं है जो तिब्बत के बौद्ध धर्म है, दलाई लामा एंड बहुत सारे लोग हैं, मैं उसमें ज़्यादा नहीं जाना चाहता। बहुत तरह की व्याख्याएं की जाती हैं। वो कहते हैं सही बौद्ध धर्म वो है जो बुद्ध ने कहा। मैं तो बुद्ध को मानता हूँ, बुद्धम शरणम गच्छामि, अभी आपने पढ़ा। दोस्तों सत्य धर्म का जो ये जो नवयान का विचार है, ये कुछ अलग ही चीज है। ये बिल्कुल साइंटिफिक बुद्धिज्म की साइंटिफिक व्याख्या करी है। ये इन दोनों व्यक्तियों को अगर एक साथ मिलाओ, मैं फूले को और बाबा साहब को, क्योंकि देखिए बाबा साहब को फूले को पढ़े बगैर नहीं समझ सकते। बाबा साहब ने उनको गुरु माना है। ये दोनों ही एक निष्कर्ष पे पहुंचते हैं धर्म के मामले में, लगभग एक निष्कर्ष है वही कि भाई धर्म जो है साइंटिफिक होना चाहिए, धर्म ट्रुथफुल होना चाहिए, अंधविश्वास से मुक्त होना चाहिए। वो 5-7 प्रिसेप्ट्स हैं धर्म के, जो सार जिसको कहते हैं ना, धर्म का सार क्या है वो एक्सप्लेन करते हैं। वो क्या है? पहला है धर्म का सार मोरलिटी यानी कि नैतिकता। दूसरा है धर्म का सार अहिंसा, नॉन वायलेंस। यही तो है हमारी परंपरा से निकले। ये बुद्धिज्म, जैनिज्म और बाबा साहब भी उन विचारों को मानते हैं, फूले भी मानते हैं। अहिंसा पहला क्या बताया मैंने? पहला मोरलिटी, दूसरा नॉन वायलेंस, तीसरा है प्रेम, चौथा है करुणा, कंपैशन, करुणा, है ना, जीवों के प्रति करुणा। और करुणा इतनी है हमारे देश में, वैसे सारी परंपराओं में, हिंदू धर्म में भी है कि हम चींटियों को भी खाना खिलाते हैं। पर हिंदू धर्म में, खासकर ब्राह्मण धर्म में ये प्रॉब्लम, चींटियों को तो खाना खिला देते हैं पर अछूतों को नहीं खिलाते। तो वो चीज़ कहते हैं कि भाई रियल विचार को पकड़ो आप बहुत पैराडॉक्स है आपके अंदर। तो इसी तरह ट्रुथफुलनेस, सच्चाई को मानना, वैज्ञानिक सोच, ये हैं कुछ धर्म के प्रिसेप्ट्स जो इन दोनों व्यक्तियों ने डिफाइन किए। अब मैं आगे चलता हूँ। ये जो इन लोगों का यूटोपिया है वो धार्मिक है, लेकिन वो समता मूलक एक आदर्श समाज की कल्पना करता है। इसके बाद आगे चलिए। दोनों ही व्यक्तियों में एक चीज और है कॉमन, वो है सोशल जस्टिस का विचार, सामाजिक न्याय। देखिए सामाजिक न्याय पे बहुत बहस हो रही थी, सामाजिक न्याय की बहुत लोग बात करते हैं। ओके, सामाजिक न्याय है क्या? उससे पहले मैं एक चीज और बता दूं, दोनों ही व्यक्तियों ने मानव अधिकार की भी बात करी। ये अधिकार और न्याय, ये दोनों मसले जुड़े हुए हैं। मानव अधिकार का जो मसला है 19वीं शताब्दी में काफी डिबेट का विषय है। गांधी भी मानव अधिकार की बात करते हैं, फूले भी मानव अधिकार की बात करते हैं। फूले जो है भारत के पहले व्यक्ति हैं
जो कि मानव अधिकार ह्यूमन राइट्स, क्योंकि थॉमस पेन को पढ़ चुके हैं जिसने किताब लिखी थी राइट्स ऑफ मैन। ब्लैक लोगों के राइट की आवाज उठाई थी। अमेरिका का व्यक्ति है, फिलोसफर है, रिलीजियस रेडिकल है, वो भी धार्मिक है लेकिन रेडिकल है। वो कहते हैं राइट्स ऑफ मैन में कि हर व्यक्ति के कुछ बुनियादी हुकूक हैं, अधिकार हैं, वो उनको मिलने चाहिए जो कुदरत देती है। फूले भी यही कहते हैं, कुदरत हमें देखिए, फूले क्योंकि माली हैं, वो कहते हैं बड़ा शानदार तुलना करते हैं। वो कहते हैं कुदरत ने ये इतने शानदार फलों के पेड़ दिए, सब्जियां दी, ये सारी सबके लिए अवेलेबल है। वो कहते हैं धूप देता है कुदरत, छाँव देता है, चांदनी जो है चांदनी देता है, हवा है, पानी है, ये सारी चीज सबके लिए अवेलेबल है। कुदरत तो भेदभाव नहीं करती ना, फिर हम कौन होते हैं भेदभाव करने वाले? ये है मानव अधिकार का विचार, ये है मानव। इसमें कंसेप्ट क्या है? नेचुरल राइट्स आर ह्यूमन राइट्स, यानी नेचर देती है ना, नेचुरल है, ये कुदरत ने दी है, तो हम कौन होते हैं जिनको छीनने वाले? लेकिन यहाँ अम्बेडकर साहब एक नई चीज जोड़ते हैं। अम्बेडकर साहब देखिए वो लॉ के एक्सपर्ट हैं, बहुत पढ़ चुके हैं, एक रिसर्चर भी है और कानून के ज्ञाता है। वो कहते हैं वो इससे थोड़ा सा डिफर करते हैं। वो कहते हैं जो नेचुरल राइट है ये ह्यूमन राइट्स नहीं होते। क्यों? क्योंकि नेचर में तो माइंड इज राइट भी, नेचर में बड़ी मछली छोटी मछली को खा लेती है, बड़ा जानवर छोटे जानवर को खा लेता है, इसलिए वो ये बात नहीं मानते। बाबा साहब को पढ़ना बड़ा शानदार अनुभव होता है। बाबा साहब कहते हैं कि जो राइट्स है ना, ह्यूमन राइट्स, ये नेचर से नहीं मिला करते, राइट्स मिला करते हैं लॉ से। हमें इनके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। पहले लड़ाई, देखिए वो लोग अधिकार छोड़ेंगे थोड़ा ना जिन्होंने हमारे दबा रखे हैं, उसके लिए लड़ना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। आजकल लोग संघर्ष शब्द को नहीं बोलते। आजकल लोग जब बाबा साहब की बात करते हैं, एक खास आइडियोलॉजी के लोग, वो शिक्षा, संगठन और संघर्ष को खा जाते हैं, कुछ और बोलने लगते हैं। लेकिन संघर्ष बहुत जरूरी है। बिना लड़े, बिना संघर्ष करे अधिकार नहीं मिला करते, नंबर एक। दूसरा, उनको लॉ से उनकी गारंटी होनी चाहिए, कानून उनको गारंटी दे, और इसलिए वो फंडामेंटल राइट का विचार ले गया कि मौलिक अधिकार बने, यानी कानून या संविधान के जरिए इनकी गारंटी मिले, जब जाके अधिकार मिलेंगे लोग। और ये बाबा साहब ने दिलवाए भी हमें। दोस्तों, अब इससे पहले मैं एक बात और मैं कह रहा था, वो है सामाजिक न्याय का विचार, सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय पे बड़ी डिबेट चल रही है। कई लोग ये कहते हैं सामाजिक न्याय नहीं, सामाजिक समरसता होना चाहिए। आजकल ये शब्द बहुत सुनते होंगे आप, है ना? ये खास संगठन के लोग, आइडियोलॉजी के लोग कहते हैं सामाजिक समरसता पे जोर देते थे बाबा साहब, लेकिन नहीं। बाबा साहब, देखिए समरसता का मतलब है हार्मनी। बाबा साहब कहते हैं मेरी फिलॉसफी का सार वो है लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये 1949 में जब संविधान लागू हुआ था, बीबीसी को इंटरव्यू दिया था उन्होंने। उस बीबीसी के इंटरव्यू में उन्होंने ये बात कही थी कि क्या कहा था कि मेरी फिलॉसफी का सार है लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। और वो ये कहते हैं मैंने फ्रेंच रेवोल्यूशन से नहीं लिया, बल्कि ये मैंने बुद्धिज्म से लिया। लेकिन इसमें फर्दर वो डिबेट करते हैं। पार्लियामेंट में जब संविधान पे डिबेट कर रही थी, तब उस डिबेट में जाके देखिए, वहां ये कहते हैं लिबर्टी के बिना इक्वलिटी नहीं आ सकती, इक्वलिटी के बिना फ्रेटर्निटी नहीं आ सकती। तो आज जो लोग ये कहते हैं सामाजिक न्याय को छोड़ दो और सामाजिक समरसता ले आओ, समरसता आ ही नहीं सकती समाज जब तक सामाजिक न्याय नहीं स्थापित करो। बाबा साहब का ये यूनिक कंट्रीब्यूशन है पॉलिटिकल थॉट में भी कि लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये तीनों चीज जुड़ी हुई हैं। स्वतंत्रता भी देनी पड़ेगी, समानता भी देनी पड़ेगी, और बंधुत्व तभी आएगा। तो अकेले बंधुत्व नहीं आया करता। लेकिन आजकल वो ये रहा है कि सिर्फ बंधुत्व की बातें हो रही, और चलते हैं आगे। दोनों ही व्यक्तियों में एक चीज और बड़ी कॉमन है, वो है आइडिया ऑफ इक्वलिटी, समानता का विचार। ओके, ये दोनों ही समानता के, इक्वलिटेरियन सोसाइटी को के लिए लड़ने वाले लोग थे, हम ये सब जानते हैं। एक चीज समानता को लेकर 19वीं शताब्दी में बहस छिड़ी हुई थी, 20वीं शताब्दी में भी चलती है। मैं हिस्ट्री का आदमी हूँ, मैं सारे डिबेट में से जा चुका हूँ। ज्यादातर दिनकर ये कहते हैं, ज्यादातर खासकर ये जो ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन के लोग हैं, वो ये कहते हैं कि समानता संभव नहीं, समानता पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई तो कोई होंगे जो मजदूरी का भी काम करेंगे समाज में, जो लोग इस तरह के भी काम करेंगे, सारे लोग तो समान नहीं बन सकते। तो एक एंगल ये है इन लोगों के डिस्कोर्स की ये कमी है, जो ये ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन या जो दूसरी जो सो कॉल्ड ग्रेट ट्रेडिशन के लोग हैं, वो समानता के विचार को स्वीकार नहीं करना चाहते। लेकिन बाबा साहब और उससे पहले फूले ये कहते हैं कि समानता
हमारा आदर्श होना चाहिए। भले ही पॉसिबल पूरी तरह पॉसिबल नहीं है ना, लेकिन आदर्श तो हम इसको छोड़ तो नहीं सकते ना। अब आपकी बातों का तो मतलब ये निकलता है कि इसको छोड़ ही दो, छोड़ दो का मतलब ये वर्ण व्यवस्था बनी रहे, है ना। तो देखिए जैसे दूसरे लोग ये एक बात और भी कह रहे थे, इसलिए मैं उनको यूटोपिया नहीं कहता। दूसरे फिलोसफर, तमाम फिलोसफर जो ग्रेट ट्रेडिशन, सो कॉल्ड ग्रेट ट्रेडिशन के लोग हैं, मेरा इशारा समझ गए होंगे, वो ये कहते हैं, देखिए एक आदर्श समाज तो वो भी बनाना चाहते हैं, समानता की बातें करते हैं, लेकिन उनके डिस्कोर्स में एक बहुत बड़ी कमी है, बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, वही ये सारे वर्ण व्यवस्था के समर्थक है। ये सब कहते हैं वर्ण व्यवस्था तो अच्छी थी, छुआछूत खराब है, थोड़ी सी जात पात भी हम कम कर लेंगे, लेकिन वर्ण व्यवस्था आदर्श है। अब जरा ये बताओ, वर्ण व्यवस्था को ही अगर आप मान रहे हो तो आप यूटोपियन कैसे हुए? आपके विचार में ये बहुत, इसलिए मैं किसी को यूटोपियन नहीं कहूँगा। और सब में ये जितने के भी हमारे सोशल रिफॉर्मर हैं और हमारे फिलोसफर हैं, बड़े बड़े राष्ट्र निर्माता हैं, इंक्लूडिंग महात्मा गांधी, ये सब क्या कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था तो अच्छी है। मुझे तो बड़ी हैरानी होती है, आज भी मैं कई बार सेमिनार में जाता हूँ, कॉन्फ्रेंसेस में, आज भी लोग बोल देते हैं वर्ण व्यवस्था तो अच्छी है। मैं ये कहता हूँ ये बहस तो उसी दिन खत्म हो गई थी जब बाबा साहेब अम्बेडकर गांधी में बहस चल रही थी। गांधी कहते थे वर्ण व्यवस्था अच्छी, बाबा साहेब ने कहा जरा ये बताओ, ये जो छुआछूत है ये किससे पैदा हुई? छुआछूत अनडेफिनेटली इज बाय प्रोडक्ट ऑफ कास्ट एंड कास्ट इज बाय प्रोडक्ट ऑफ वर्ण सिस्टम। तो वर्ण ये सीक्वेंस है हिस्ट्री का, ऐसे ही हुआ है। पहले वर्ण व्यवस्था का विचार आया, उससे बनी असल में जाति व्यवस्था, और जाति व्यवस्था से बनी छुआछूत, क्योंकि जो निचली जाति है वो अछूत मानने लगे, धीरे धीरे शूद्रों में से अति शूद्र बन गए। तो इसलिए वर्ण व्यवस्था को छोड़े बगैर आप छुआछूत को तो मिटा ही नहीं सकते। लेकिन लोग अभी भी कह रहे हैं हम चांद पे चले गए, मंगलयान बना रहे हो, अभी भी वर्ण व्यवस्था अच्छी है। अरे अब तो छोड़ दो, एक विचार घिस गया, कहीं पिट गया, क्यों नहीं छोड़ते? क्योंकि उनका स्वार्थ है इसमें। दोस्तों ये पकड़ना, यहाँ स्वार्थ है, वर्ण व्यवस्था बनी रहेगी तो उनका डोमिनेंस बना रहेगा, वर्ण व्यवस्था इसलिए आदर्श। लेकिन खुले और बाबा साहेब अम्बेडकर ये कहते हैं हमें समानता को एक आदर्श के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा, नंबर एक। दूसरी बात, वर्ण व्यवस्था को खारिज करना पड़ेगा। और तीसरी बात है इक्वलिटी। किस तरह की इक्वलिटी? ये तीन पैरामीटर देते हैं, जिसको मैं 3D इक्वलिटी कहता हूँ। तीन डायमेंशन है उस इक्वलिटी के। नंबर एक कास्ट इक्वलिटी, भारत में ये बहुत जरूरी है, कास्ट इक्वलिटी। दूसरी जेंडर इक्वलिटी, यानी महिलाओं और सारे लिंगों के प्रति समानता, कास्ट इक्वलिटी, जेंडर इक्वलिटी, एंड तीसरी क्लास इक्वलिटी, सारे वर्गों के बीच भी समानता। हम कोशिश करें ये तीनों तरह के, क्लास, कास्ट इक्वलिटी, जेंडर इक्वलिटी। अच्छा, मेरा जो क्राइटेरिया है, मैं किसी व्यक्ति को प्रोग्रेसिव कैसे देखता हूँ? देखिए दो तरह के इंटेलेक्चुअल होते हैं। एक है कंजर्वेटिव इंटेलेक्चुअल। कंजर्वेटिव तो भरे पड़े हैं, हमारे सारे प्रोफेसर यूनिवर्सिटी के मोस्टली 90% कंजर्वेटिव होते हैं। मैं उनके बीच में बोलता हूँ, कई बार जो है बड़ा परेशान कर देता हूँ उनको। मैं साफ कहता हूँ भाई, इंटेलेक्चुअल का मेरा तो पैमाना ये है कि कंजर्वेटिव हो या प्रोग्रेसिव हो। मैंने कहा ये जितने लोगों को अधिकार मिले ना, महिलाओं को, कई महिला प्रोफेसर भी होती है, महिलाओं को, दलित को, ट्राइबल को, आम लोगों को, किसान को, ये प्रोग्रेसिव लोगों के विचार से मिले हैं। उन्होंने विचार दिए, उसके बाद समाज बदला, आंदोलन चले। कंजर्वेटिव लोगों ने कुछ नहीं किया, तुम तो स्टेटस को बनाए रखना चाहते हो। तो दोस्तों ये दोनों व्यक्ति प्रोग्रेसिव इंटेलेक्चुअल हैं, और प्रोग्रेसिव इंटेलेक्चुअल ही बनना चाहिए। और किसी व्यक्ति को जानना है ना वो प्रोग्रेसिव है या कंजर्वेटिव है, तो मैं सिर्फ दो पैमाने हैं मेरे। एक तो उसमें दलितों के बारे में उसके विचार पूछ लेना, और दूसरा महिलाओं के बारे में, पता चल जाएगा वो प्रोग्रेसिव है कि कंजर्वेटिव। ये महिलाओं के बारे में हमारे लोग भी बहुत कंजर्वेटिव होते हैं। ये अम्बेडकर, कई लोग तो मेरे आगे ही कह देते हैं कि अम्बेडकर का ये इक्वलिटी, कास्ट इक्वलिटी का विचार तो सही था, जेंडर वाला सही था। मैंने कहा तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हें अम्बेडकर का नाम लेने तक का भी हक नहीं। तो दोस्तों तीनों तरह की इक्वलिटी कायम करनी पड़ेगी। ये जो तीन मंत्र हैं इक्वलिटी के, इसके पूरे का भी जोर है बराबर, तमाम रचनाओं में, वो बाबा साहेब अम्बेडकर का। आगे चलिए, इक्वलिटी के बाद आगे जो अगला विचार है वो है एजुकेशन का। अब मैं शिक्षा पे ले आता हूँ, लेकिन उससे पहले, शिक्षा से पहले एक बात और कर दूं। इक्वलिटी जो है सिर्फ इक्वल राइट्स देने से नहीं आती। हाँ, ये बात और बतानी चाहिए। ये बात भी दोनों ही व्यक्ति पहली बार कहते हैं, और किसी ने नहीं कहा। और सब कहते हैं इक्वल राइट दे देंगे, है ना, संविधान में, लॉ में इक्वल राइट दे देंगे तो इक्वलिटी आ जाएगी। वो कहते हैं नहीं, ऐसे नहीं आया करती।
क्योंकि जो लोग सदियों से हंसी में डाल रखे हैं वो कैसे इक्वल हो पाएंगे? उनको फिर तकिया दोगे आप। इक्वल राइट देने से इक्वलिटी नहीं आती, बल्कि स्पेशल राइट देने से आएगी। खासकर जो वंचित लोग हैं, जो लोग देखिए, अगर आप हैंडीकैप्ड लोगों में, ठीक ठाक लोगों में दौड़ करवाओगे, कौन जीतेगा बता दो? ये लोग सोशली हैंडीकैप्ड बना दिए आपने। तो इसलिए इनको स्पेशल अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी। और ये स्पेशल अपॉर्चुनिटी, जिसको अफर्मेटिव एक्शन भी कहते हैं, इस संविधान का एक हिस्सा है। आपको एक बात बताऊं, भारत के संविधान की बहुत शानदार बात है, सबसे पहले अफर्मेटिव एक्शन को, के विचार को हमने अपनाया था। अमेरिका में और कनाडा में और इधर जो है ऑस्ट्रेलिया में तो बहुत बाद में अपनाया उन्होंने। वहाँ उसको हिस्टोरिकल कंपनसेशन कहते हैं। पहले तो उनको रेड इंडियन को, मूल निवासियों को मारा पूरी तरह, लेकिन बाद में उनको प्रायश्चित हुआ कि नहीं, हमको ऐतिहासिक मुआवजा देना चाहिए। लेकिन ये मुआवजा देने का, हिस्टोरिकल कंपनसेशन देने का विचार भारत के संविधान में 1949 में और 50 में आ गया। ये बाबा साहेब को जाता है इसका क्रेडिट, जिसके कारण हमें ये आरक्षण और तमाम सुविधाएं मिली। अब आगे चलिए शिक्षा की बात। आपका सेमिनार खासकर शिक्षा की थीम पे ज़्यादा फोकस करता है। मैं शिक्षा की बात करता हूँ, लेकिन शिक्षा की बात सारे करते थे। कौन है ऐसा जो शिक्षा की बात नहीं करता? सब कहते हैं भाई महिलाओं को भी पढ़ाओ, दलितों को भी पढ़ाओ, आर्य समाजी भी कहते थे, स्कूल भी बनाए, कॉलेज भी, गांधी भी कहते थे, सब कहते थे। लेकिन शिक्षा किस तरह की और शिक्षा किस तरह से दी जाए? फुले और अम्बेडकर दोनों ही, फुले की रचनाओं में पढ़ लो आप और बाबा साहेब की रचनाओं में भी, दोनों ही एक बात कहते हैं। नंबर एक तो कंपलसरी एजुकेशन होनी चाहिए। और उन्होंने कंपलसरी एजुकेशन नहीं कहा है, कंपलसरी यानी अनिवार्य। दूसरा, फ्री एजुकेशन होनी चाहिए, मुफ्त में होनी चाहिए, क्योंकि वीकर सेक्शन इसको ले नहीं पाएंगे। फुले तो फिल्ट्रेशन थ्योरी का विरोध करते हैं। फिल्ट्रेशन थ्योरी थी अंग्रेजों के जमाने में, मैकाले की थ्योरी थी कि अपर क्लास के लोग शिक्षा ले लें और वो फिर फिल्टर डाउन होकर नीचे चली जाएगी निचले लोगों में। ऐसे थोड़ा ना होता है, ऐसे हुआ। अंग्रेजों ने बहुत दिन ऐसे पढ़ाया लोगों को, मतलब महंगी थी उनकी शिक्षा, अपर क्लास के लोग लेते थे। तो वो जो पढ़ लिख के अपर कास्ट के लोग जो पढ़ लिख के साहब बन गए, उन साहबों ने एक और नया कास्ट पैदा कर दिया। वो लोग बड़े बड़े अफसर बन के बैठ गए, वो और ज़्यादा भेदभाव करने लगे। दोस्तों, ये हुआ एजुकेशन का जो विमर्श चल रहा था, इसलिए फुले ने इसको रिजेक्ट कर दिया। फुले अंग्रेजी राज के बहुत आलोचक थे। कई लोग कहते हैं फुले अंग्रेजों के समर्थक थे, अम्बेडकर अंग्रेजों के। नो, समर्थक नहीं थे, आप मोदी के समर्थक नहीं थे। उनकी अच्छी चीज़ों की तारीफ जरूर करते हैं कि उन्होंने मौके दिए निचले लोगों को, ये अच्छी चीज़ है। लेकिन ये भी कहते हैं आप जो दे रहे हो या कर रहे हो उसमें बहुत कमियां हैं। इसलिए फुले ने कहा कि ये फिल्ट्रेशन की थ्योरी गलत है, इससे एब्सर्ड थ्योरी नहीं हो सकती, इसको छोड़ दीजिए एंड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दीजिए एक बार। और दूसरी एक और बात है, फुले एक और बात कहते हैं और अम्बेडकर भी, वो कहते हैं नॉलेज किस तरह का दिया जाए। ये जो शिक्षा है ना, देखिए फुले का वो आपने बड़ा फेमस दोहा सुना होगा, फेमस जो उनका सूत्र वाक्य है एक तरह से, विद्या बिना मति गई, मति गई तो नीति गई, नीति गई तो गति गई, गति गई तो वित्त गया, वित्त गया तो शूद्र धसे। इतने सारे अनर्थ अकेली अविद्या ने किए। ये यहाँ समझिए, इनका ये विचार पता है, उनका किसान का कोड़ा नाम की जो किताब है उसकी ओपनिंग लाइन है। अब जरा ये सोचो, इस किताब की ओपनिंग लाइन इतनी जबरदस्त है, कैसी किताब होगी? कमाल की किताब है ये। भारत में किसान समस्या पे और पिछले लोगों की समस्या पे जबरदस्त डिस्कोर्स है, ये ट्रीटाइज है। वो कहते हैं विद्या का रोल बहुत बड़ा है। विद्या गया तो विद्या गई तो सब कुछ गया, लेकिन विद्या किस तरह की होनी चाहिए? वो कहते हैं विद्या ये नहीं चलेगी जो आप दे रहे हैं 3R एजुकेशन। 3R बोलते हैं ना, रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक्स। 3R की एजुकेशन से काम नहीं चलेगा, बल्कि एजुकेशन का, शिक्षा का मॉडल बदलना पड़ेगा। ऐसी एजुकेशन दो, इस तरह से किताबें पढ़ाओ जो कि लोगों में इमेंसिपेटरी एंड एनलाइटमेंट की स्पिरिट पैदा करे, मुक्तिदायी हो वो शिक्षा, इमेंसिपेटरी। जरा सुनना, उस शिक्षा को पाके लोग मुक्ति के रास्ते पे बढ़े, क्या बात है, और प्रबुद्ध होने की ओर चले। एनलाइटमेंट, ये फुले कहते हैं, यही बात बाबा साहेब कहते हैं कि शिक्षा एनलाइटनिंग होनी चाहिए, आपको जगाने वाली होनी चाहिए। लेकिन आप आज किस तरह की शिक्षा ले रहे हैं? आप जरा देखिए, सारे पढ़े लिखे लोग, वहाँ मैं अभी बागी के साथ आ रहा था, इनके पड़ोस में एक पीपल का पेड़ है, उसको रग रखा था। ये हो गया, ये इन्होंने बताया, एसपी और बड़े बड़े अधिकारी यहाँ आगे शनिवार को इस पीपल के पेड़ की जड़ों में ये डालते हैं। ये कैसी शिक्षा ली हमने? ये शिक्षा वो नहीं है जिसका सपना फुले ने देखा था या बाबा साहेब ने देखा था।
साइंटिफिक शिक्षा की बात करते हैं, एनलाइटमेंट की, बुद्धि का जगाना। खुद कहते हैं ना, आत्म दीपो भाव, अपने दीपक खुद बनो। कहाँ विश्वास में पड़ रहे हो। एक और बात है, शिक्षा इस तरह से हो जो लोगों के नजरिए को ध्यान में रखे। किसान का, मजदूर का, दलित का, महिला का नजरिया आए उसमें, क्योंकि उसकी समस्या का हल ढूंढना है। हमें उसकी समस्या का हल ढूंढना है, वही तो है बहुजन। तो उसके लिए होनी चाहिए शिक्षा, उसी के अनुसार और उसी के पर्सपेक्टिव से। तो ये चीज इसलिए वो कहते हैं शिक्षा का मॉडल लिबरेटरी होना चाहिए। पता इस बात को लेके फुले का मतभेद हो गया। उन्होंने खुद स्कूल बनाए, आप जानते हो ना, 18 स्कूल। कई लोग कहते हैं 18 स्कूल बनाए, लेकिन 18 नहीं बनाए। मैंने इस किताब में, ये जो फुले की किताब लिखी है, इसमें मैंने रिसर्च के बाद ये यहाँ तक पहुँचा मैं कि उन्होंने सैकड़ों स्कूल बनाए, 18 नहीं बनाए। उन्होंने तो बहुत सारे स्कूल बनाए, बाद में जब अकाल पड़ा हुआ था तब भी। खैर, ये जो स्कूल थे इनके लिए एक मैनेजिंग कमेटी बनाई गई। उसके खुद जो है फुले एक टाइम उस कमेटी को बनाने वाले थे, लेकिन धीरे धीरे इस बात को लेके, क्योंकि फुले अपने ही ढंग से पढ़ाते थे, फुले ब्राह्मणवादी ढंग से नहीं पढ़ाया करते थे ना अंग्रेजी ढंग से पढ़ाते थे, दोनों से ही मतभेद था। फुले ने अपने यही इसी पर्सपेक्टिव, जिसको मैं बहुजन पर्सपेक्टिव कहूंगा, इस पर्सपेक्टिव से पढ़ाना शुरू कर दिया बच्चों को, और बच्चे क्रांतिकारी बनने लगे। फुले के बहुत सारे शिष्य क्रांतिकारी हो गए। मैं उनके बारे में अभी ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा। तो इससे परेशानी हो गई। वहाँ के ब्राह्मण टीचरों को उस मैनेजिंग कमेटी में ज़्यादा ब्राह्मण जानते ही हो गया, उनसे मतभेद हो गया। फुले को उस कमेटी से बाहर होना पड़ा। सोच सकते हो आप, कहते तो है लोग, फुले के बहुत सारे दोस्त ब्राह्मण थे शुरू में, लेकिन वो 3R एजुकेशन वाले थे। जब फुले रेडिकल एजुकेशन देने लगे, समाज क्रांतिकारी, तो वो लोग, उन्होंने फुले को बाहर होने पर विवश कर दिया। फुले ने तो उसके बाद फिर अपना मूवमेंट अपने इंडिपेंडेंट ढंग से चलाया। खासकर जब सत्यशोधक समाज बनाया उन्होंने 1873 में, उनको ये सब लोग छूट चुके थे पीछे, इनसे बहुत आगे निकल गए थे। तो दोस्तों, इस शिक्षा का एक चीज और मैं कहता हूँ, फुले ये कहते हैं शिक्षा अगर इस तरह से दी जाएगी ना बहुजन के नजरिए से, ये बहुजन के लिए तो लिबरेटरी है ही है, महिला के लिए तो मुक्तिदायी है ही, दलित के लिए, आदिवासी के लिए। वो कहते हैं ये ब्राह्मणों के लिए, मतलब रूढ़िवादी ब्राह्मणों के लिए, ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं है फुले, कहीं भी नहीं। ये गलत है कि फुले ब्राह्मणों के खिलाफ। हाँ, ब्राह्मण कट्टरवादी जो ब्राह्मण थे, रूढ़िवादी, उनके खिलाफ बड़ा सख्त बोलते थे। वो कहते हैं ये उनके लिए भी लिबरेटरी है। पता कैसे? वो कहते हैं दे आर प्रिजनर ऑफ देयर रॉन्ग आइडिया। वो अपने गलत विचार के कैदी बने हुए हैं। देखिए, उसके कारण उनकी गलत सोच है, गलत सोच के कारण वो पीड़ा में है, वो भी पीड़ा में है। हमें उनकी भी मुक्ति करनी है। सही विचार से तो मुक्ति होगी ना, करुणा के विचार से, समानता के विचार से, प्रेम के विचार से, ये तो मुक्ति हो सकती है ना। जात पात के विचार से, अगर आप जातिवादी हो तो आपके दिमाग में, देखिए, आपके दिमाग में 1000 तरह की टेंशन रहेगी, आपका बीपी बढ़ेगा, अल्टीमेटली 1000 समस्याओं के ग्रस्त हो जाओगे आप कोई नेगेटिव पर्सनैलिटी बन जाएगी, हमारी तरह पॉजिटिव नहीं बन पाएगी। आप देखना, उन प्रोफेसरों की मैं देखता हूँ, मेरी तरह पॉजिटिव पर्सनैलिटी नहीं है, क्योंकि वो नफरतों के शिकार है। दे आर प्रिजनर ऑफ देयर रॉन्ग आइडियोलॉजी। फुले कहते हैं उनका भी हमें सुधार करना है, इसलिए भी ये शिक्षा जरूरी है। क्या शानदार सोच है यार, मतलब मैं हैरान हो जाता हूँ। 19वीं शताब्दी में हमारा ऐसा भी विचार हुआ है और निचले समाज से आया, और वो इतने शानदार ढंग से सोचता है, मतलब वैसे तो कोई सोच ही नहीं सकता कि भाई उनका भी कल्याण करना है, लेकिन आप गलत शिक्षा लिए जा रहे हो। ये शास्त्रों की शिक्षा से आपकी सोच गलत बन रही है, इसके कारण उसका बोझ है। एक और चीज, फुले ने समाज सुधार का विचार दिया। ओके, ये भी मैं बता दूं, फुले समाज सुधार का विचार सारे देते हैं। पता आपको, स्वामी जो है दयानंद हो, स्वामी विवेकानंद हो, उससे पहले जो है ब्रह्म समाज के राजा राम मोहन राय हो, M.G. रानाडे और बाद में महात्मा गांधी हो, ये सारे लोग समाज सुधार की बात करते हैं। भाई सोसाइटी को सुधारना है, लेकिन इनमें और फुले में और अम्बेडकर में एक फर्क है। ये लोग समाज में बस रिपेयर कर देना चाहते हैं। भाई थोड़ी सी छुआछूत को मिटा दो, थोड़ा सा महिलाओं को पढ़ा दो, थोड़ा सा दलितों को आगे बढ़ा दो, तो इस तरह से जो है समाज सुधार हो जाएगा। दूसरा, सामाजिक कुरीतियों का, कुछ एक कुरीतियां थी ना, असल में ये अपर कास्ट की कुरीतियां, जरा गौर करना। ये जो कुरीतियां जैसे सती प्रथा या बाल विवाह या विधवा प्रथा, ये अपर कास्ट की कुरीतियां ज्यादातर, हमारे यहाँ तो थी भी नहीं, बहुजन समाज में नहीं थी ये प्रथाएं, वो उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। फुले और अम्बेडकर दोनों ये कहते हैं रियल सोशल रिफॉर्म कैसे आएगा। कहते हैं रियल सोशल रिफॉर्म जब आएगा जब दो चीजों को आप इनमें डायनामाइट लगा दो, ये मेरे शब्द हैं, यानी दो चीजों को खत्म करो आप। नंबर 1 कास्ट इनइक्वालिटी, नंबर 2 जेंडर इनइक्वालिटी।
ये है बीमारी। मैंने कहा था ना किसी को कंजर्वेटिव है क्या प्रोग्रेसिव, इन चीजों से पहचान सकते हो। तो ये दो तरह की इनइक्वालिटी है, जरा वो करिए। दो तरह की इनइक्वालिटी है, कौन सी? कास्ट इनइक्वालिटी एंड जेंडर इनइक्वालिटी। इन दोनों को हमें खत्म करना होगा। कास्ट इनइक्वालिटी कैसे खत्म होगी? वो खत्म होगी वर्ण व्यवस्था को खारिज करके। वर्ण, जाति और छुआछूत तीनों को एक साथ नष्ट करना पड़ेगा। ये मैं बता चुका हूँ। बाबा साहब की तो थ्योरी है पूरी 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 थीसिज्म की, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। आज कई लोग एनिहिलेशन की कास्ट की भी अजीब ढंग से इंटरप्रिटेशन करने लगे। मैं बड़ा हैरान हो जाता हूँ क्या क्या हो रहा है देश में। एक टाइटल आया मेरे सामने, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, और असल में उसके अंदर कुछ और ही था। बाबा साहब ने जो शब्द दिया ना, ये इतना मतलब वही है, लिबरेटरी है, क्रांतिकारी है कि इस शब्द का मिसयूज कर रहे हैं लोग। लेकिन इसकी स्प्रिट पकड़िए। बाबा साहब ने जब ये किताब लिखी थी गांधी अम्बेडकर डिबेट के दौरान, उससे पहले फूले ने अछूतों की कैफियत लिखी। दोनों ही किताबों में कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था का विचार बिल्कुल त्यागने लायक है। नंबर एक, वर्ण के साथ जाति, जाति के साथ छुआछूत, ये जब खत्म होगा। नंबर एक। दूसरा, जेंडर इनइक्वालिटी। इसमें एक चीज बता दूं मैं, बाबा साहब के बारे में तो हम सब जानते हैं। बाबा साहब ने संविधान में भी जो है हिंदू कोड बिल के जरिए महिलाओं को न्याय दिलवाया है ना। लेकिन फुले के बारे में एक बात बता दूं। एक बार फुले के संगठन के किसी व्यक्ति, एक महिला ने जिसका नाम था ताराबाई शिंदे ने किताब लिख दी, स्त्री पुरुष तुलना। इस किताब में, ये किताब जरा पढ़ने की है, इस किताब में उन्होंने स्त्री और पुरुष की कंपैरिजन करते हुए बताइए स्त्रियों में और पुरुषों में फर्क कहाँ है। मर्द लोग जो है अपने आप को बड़ा सुपीरियर मानते हैं, स्त्री और पुरुष को बराबर ही बना रखा है। ओके, तो दोस्तों इस किताब का फूले के ही संगठन के कुछ रूढ़िवादी लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। ये जरा डॉक्टर साहब जरा बैठ जाओ। फूले के ही संगठन के जो रूढ़िवादी लोग हैं वो कहीं इसके पीछे पड़ गए ताराबाई शिंदे के कि भाई ये क्या लिख दिया तुमने, ये तो गलत लिख दिया। वही लोग जो पैट्रियोटी के समर्थक थे, हमारे बीच भी हैं ऐसे लोग जो कहते हैं महिलाओं को बराबर नहीं मानना चाहिए। तो फूले को जब ये पता चला कि ताराबाई के पीछे पड़े हुए हैं सत्य शोधक समाज के लोग पीछे पड़े हुए हैं, तो फूले ने पता है एक आर्टिकल लिखा दीनबंधु में। फूले ने पत्रिका भी चलाई थी, फूले ने एक पत्रिका चलाई थी जिसका नाम था दीनबंधु। लोग सब बैठ जाइए लोग सब बैठ। दीनबंधु नाम की पत्रिका में फूले ने एक लेख छापा। लोग सब सुनने की बातें हैं। उस लेख में वो कहते हैं ताराबाई शिंदे ने गलत क्या कह दिया, सही तो कह रही है वो, स्त्री और पुरुष बराबर है, तुम लोग गलत हो। तुम लोग बिना बात में ताराबाई के पीछे पड़े हुए लताड़ते हैं उन लोगों कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि भाई वो एक सही मुद्दा उठाया उन्होंने किताब लिख के, और आपको रियलाइज करना चाहिए। तो दोस्तों ये है दोनों का किस तरह से सोशल रिफॉर्म आए। देखिए इंडिया में सोशल रिफॉर्म दो चीजों के खिलाफ लड़ने से आता है, सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ लीपापोती करने से नहीं आता। दो चीजों के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। पहली चीज है वर्ण व्यवस्था को खारिज कर देना, तब आएगा कास्ट। देखिए कास्ट इतनी बड़ी रियलिटी है, लोग ये कहते हैं अब कास्ट आ रही, अब छुआछूत आ रही। मैं लोगों से एक सवाल पूछता हूँ, आपसे भी पूछ रहा हूँ। मैं पता बड़े बड़े सेमिनारों में, बड़े बड़े मंचों पे, और मैं अपने लोगों के बीच में नहीं, मैं उन लोगों के बीच में बात ज्यादा किया करता हूँ। अपने लोगों के बीच में बोलना तो बहुत आसान होता है, उनको सुना के, उनको उनसे सवाल पूछ के, आप में आप मिला के सवाल करके अकेडमिक ढंग से मैं डिस्कस किया करता हूँ। मैं उनसे पूछता हूँ जरा ये बताइए, तुम कहते हो कास्ट खत्म हो गई, मैं ये कहता हूँ कास्ट बिल्कुल भी खत्म नहीं हुई। बाबा साहब ने वो जो 1950 में जो भाषण दिया, BBC को इंटरव्यू दिया था, उसमें बाबा साहब कहते हैं, उसने संवाददाता ने, कॉरेस्पोंडेंट ने पूछ लिया BBC वाले ने कि कितने साल में जाति की समस्या खत्म हो जाएगी। तो बाबा साहब लिखते हैं, मुझे नहीं लगता आने वाले 100 साल में 100 साल तक खत्म होगी। जरा देखिए BBC वाले इंटरव्यू को यूट्यूब पे पढ़ देख लेना। 100 साल में से 75 साल तो हो गए 75वां मना रहे हैं ना संविधान का, और 25 साल और पड़े हैं बाबा साहब के। कास्ट का कई बात बाका नहीं हुआ, पता कैसे नहीं हुआ? मैं अब सवाल पूछता हूँ आपसे, अब जरा बताओ यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं कोई कास्ट से बाहर है? एक भी व्यक्ति बता दो, इंक्लूडिंग मैं भी, हम कास्ट से बाहर नहीं हो पाए। हम देखिए कई लोग हाथ खड़ा कर लेते हैं, नहीं आप जाति को नहीं मानते। मानने से क्या होता है? तुम्हारे माँ और बाप ने शादी तो जाति में ही करी ना। मैंने खुद प्रयास किया था, मैंने 12वीं की जाति में लड़की ढूंढी है, मेरी आत्मकथा पढ़ना।
इतनी मुश्किलें आई, इतनी दिक्कत हुई, मेरे लोग पीछे पड़ गए, मतलब वो सफल नहीं हो पाया मेरा प्रयोग। तो दोस्तों इतना आसान नहीं, दिस इज ए कास्ट सोसाइटी, हम सब बैठे कास्ट ही हैं, अभी भी कास्ट है। तो बाबा साहब ने कहा 100 साल तक, 25 साल बचे हुए हैं उनके, और मैं इसमें थोड़ा सा पढ़ा लिखा मैं भी हूँ, थोड़ा सा अभी पढ़ते हैं, 25 साल और मिला देता हूँ अपने, आने वाले 50 साल तक जाति का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। हालांकि अब इंटरनेट भी आ गया है, सोशल मीडिया भी है ना, बच्चे जो है नए विचार भी सीख रहे हैं और काफ़ी इस तरह की चीज़ें लिविंग वगैरह चल पड़ी, तो इसमें धीरे धीरे बदलाव तो आ रहा है, लेकिन थोड़ा वो दूसरे ढंग से आ रहा है। लेकिन ये बदलने वाला सिस्टम नहीं है। यहाँ कास्ट को तोड़ के शादी करके देख लो, दूसरे दिन ऑनर की नहीं हो जाती, क्या बात करोगे कास्ट से बाहर, कौन है कास्ट से बाहर? तो दोस्तों कास्ट जो है बिल्कुल भी नहीं गई है, और रियल सोशल रिफॉर्म का मुद्दा यही, कास्ट एट्रोसिटीज होते हैं, कास्ट के नाम पे अत्याचार होते हैं लोग। अम्बेडकर और फुले आज भी इतने रेलेवेंट क्यों हैं? क्योंकि ना कास्ट का बाल बाप हुआ, ना पैट्रियोटी का। कई लोग कहते हैं, अभी फुले में एक फिल्म आई है, उस फिल्म पे जो है ब्राह्मणवादियों को ऐतराज हो गए, उसमें सावित्रीबाई फुले पे गोबर फेंकता हुआ दिखाया गया। तो क्या गोबर फेंका नहीं था, ये हिस्टोरिकल फैक्ट है। पेशवाई शब्द का इस्तेमाल हो गया, उस पर ऐतराज हो गया। पेशवाई नहीं थी तो क्या था जरा ये बता दो, जिसमें ये दलितों पे प्रतिबंध लगाए गए थे पूना में सारे, मैंने इस किताब में लिखा है, कोतवाल रिपोर्ट देख के मैंने लिखा है, पूना का जो कोतवाल था उसने सारी चीजें लिख रखी है कि भाई दलितों पे किस किस तरह से प्रतिबंध लगाए गए, जो उसका उल्लंघन करता था उसको क्या सजाएं मिलती थी, पूरे एविडेंस के साथ मैंने इस किताब का पहले चैप्टर में बताया। और लोग ये कह रहे थे कास्ट जो है अभी बात भी ना करो, अब किस दौर में आ गए हम, फूले पे फिल्म भी नहीं बना सकते हम। तो दोस्तों इन दो प्रॉब्लम को वो कहते हैं रियल सोशल रिफॉर्म के ये मुद्दे हैं। इसके बाद मैं 2-3 बिंदुओं पे और बात करता हूँ। फुले और बाबा साहेब अम्बेडकर दोनों ही व्यक्तियों ने एक विचार जोड़ दिया, वो है मेजॉरिटी रूल का विचार। यानी जो निचले वर्ग के लोग हैं, जो कम्युनिटी है निचले लोगों की तमाम, जिसको कम्युनिटी ऑफ ऑपरेंट कहती हैं, रोजलिंड ओ हेनलन कहती है फुले ने कम्युनिटी ऑफ ऑपरेंट बनाई, यानी दबे कुचले लोगों का एक समुदाय जो कि सत्ता तक पहुंच सके। फुले ने विचार दिया था बहुजन समाज का विचार, आप सोच सकते हो बहुजन। फुले ने पहले तो शूद्र अतिशूद्र का प्रयोग किया है शब्द का, काफी दिनों तक ये शब्द प्रयोग करते रहे। आखिरी दिनों में उन्होंने कहा कि नहीं, एक शब्द होना चाहिए, वो शब्द दिया उन्होंने बहुजन। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, ये बुद्ध की परंपरा से आया, आप जानते हो। फुले और अम्बेडकर दोनों में बुद्ध का प्रभाव है। बहुजन समाज, ये शब्द फुले का अपवाद किया हुआ है, और बकायदा जो किसान मूवमेंट चल रहा था, जुन्नार किसान मूवमेंट, उसमें उन्होंने इस शब्द का कई बार प्रयोग किया। तो ये कम्युनिटियों को ऑपरेस्ड बना रहे थे, और कम्युनिटियों को ऑपरेस्ड को मतलब उस कम्युनिटी को एक वाणी देने के लिए, मंच देने के लिए उन्होंने संगठन बनाया सत्य शोधक समाज। सत्य शोधक समाज, जरा संगठन का भी नाम देख लो। सत्य, देखिए एक ने बनाया आर्य समाज, आपको आर्य बनाना चाहता है, दूसरे ने बनाया ब्रह्म समाज, वो आपको ब्राह्मण बनाना चाहता है, तीसरे ने रोनाडेल बनाया प्रार्थना समाज, वो आपको पूजा पाठ सिखाना चाहता है। पूरे ने कहा नहीं, ना मैं आपको आर्य बनाना चाहता, ना मैं ब्राह्मण बनाना चाहता, ना आपको पूजा पाठ सिखाना मुझे। अब इंसान हो, इंसान ही रहना है, लेकिन मैं आपको सत्य शोधक बनाना चाहता हूँ, रिसर्चर ऑफ ट्रूथ। जरा इस संगठन का नाम देख लीजिए, जरा इस संगठन का नाम देखिए, संगठन के नाम ऐसे नहीं निकाल करते हैं। तो उस व्यक्ति का पूरा विजन पता चलता है, कितनी गहरा चिंतन होगा। वो कहते हैं मुझे तो आपको सत्य का शोधार्थी बनाना है, सत्य ही सबसे बड़ी चीज है। उनके स्लेव के पैम्फलेट पे लिखा हुआ था सत्यमेव जयते, सुना हुआ, रिवोल्यूशन की परंपरा से आया। ये वही जो है, जो श्रावणिक परंपरा है, वहां से आया हुआ विचार है, सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होगी। एक ब्राह्मणवादी परंपरा में भी एक शब्द है सत्यम शिवम सुंदरम, वहां शिव का कुछ और मतलब निकाल देते हैं, सत्य ये ईश्वर का रूप है। अच्छा, फुले तो जो है अम्बेडकर तो ईश्वर के बारे में डाउटफुल है, मैं खुद भी डाउटफुल हूँ। ये दोनों ये व्यक्ति एक बात कहते थे, भाई सत्य ही, फुले कहते हैं खासतौर सत्य ही ईश्वर है। गांधी शुरू में कहते थे ईश्वर सत्य है, कई लोग आज भी कहते हैं, मंदिरों में हर जगह लिखा होता है ईश्वर सत्य है, ईश्वर से डरो। लेकिन इस बात का क्या एविडेंस है, अगर कोई खारिज हो जाए विचार ईश्वर है या नहीं है, इसलिए सत्य ही ईश्वर है, सत्य को माने। तो इस सत्य शोधक समाज बनाया, इसके जरिए उन्होंने कम्युनिटियों को एक मंच दिया।
कि वो जो कम्युनिटी है वो मिल के संघर्ष करना सीखे, वो कम्युनिटी मिल के संघर्ष करे, सत्य शोधक समाज बना इस तरह से। इसके बाद मैं बाबा साहेब अम्बेडकर की भी बात कर रहा हूँ। लोग सब जरा बैठ जाइए, हाथ बात में मिला लेना। तो दोनों अम्बेडकर साहब जो है इस विचार को और आगे ले जाते हैं। कौन सा विचार है? कम्युनिटी ऑफ इंटरप्राइज। बाबा साहेब अम्बेडकर भी बार बार प्रयास करते हैं कि ऐसा संगठन बने जिसमें सब लोगों के मुद्दे आए। बाबा साहब ने देखी जो पार्टी बनाई, दलित के नाम पे कोई पार्टी नहीं होगी। पहली पार्टी बनाई उन्होंने, पहली पार्टी बनाई वो थी इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, मजदूरों के मुद्दे पे बनाई। जरा देख लो, एक और पार्टी आखिरी दिनों बनाई रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। एक भी पार्टी उन्होंने दूसरे संगठन बनाए जिसमें डिफरेंट क्लास, लेकिन वो पॉलिटिकल नहीं है। बाबा साहब कोशिश करते हैं, बार उनको उस एजेंडे पे आना पड़ता है, कोशिश करते हैं बाबा साहब कि भी सब लोगों को, जितने भी कम्युनिटी ऑफ ऑपरेशन है, उन लोगों को जोड़ा जाए ताकि वो सत्ता तक पहुंचे। बाबा साहब ने जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का जो विचार दिया, उसमें यही विचार था कि हम बहुजन लोग, सारे लोग, पिछड़े, दलित, आदिवासी, माइनॉरिटी, सब लोग एक मंच पे आए और पावर को कैप्चर कर ले। आगरा में भाषण दिया बाबा साहब ने 1955 में, अपने डेथ से थोड़े से 1 साल पहले। उस भाषण में वो कहते हैं, आगरा के जाटों से कहते हैं कि मैं आपको इस देश का रूलिंग क्लास बना देना चाहता हूँ। जरा सोचिए क्या सपना लिया था, क्या सपना था, जरा ये सोचिए। मैं आपको इस देश का रूलिंग क्लास बना दूंगा, आप अनटचेबल हो, सिर्फ मेरे इस मार्ग पे चलो, मेरी पार्टी को ज्वाइन करो। लेकिन ये फूले बाबा साहब से भी पहले फूले जो है ये विचार दे चुके हैं, कम्युनिटी ऑफ ऑपरेशन का विचार। बहुजन, आपको पता है तीसरा व्यक्ति जो है इसी कड़ी में, तीसरा व्यक्ति वो है काशीराम साहब। काशीराम, आपको पता है काशीराम जो है बहुजन का विचार कहाँ सीख के आए, जानते हो आप? वो साइंटिस्ट थे, काशीराम वाले साइंटिस्ट। वो लंदन, वो बंबई में नौकरी करने गए। बंबई में जब वो गए, वहां से उन्होंने बहुजन का विचार पकड़ा। वहां वो फुले के फॉलोअर्स और अम्बेडकर के फॉलोअर के जब संपर्क में आए, तब उन्होंने ये विचार लिया और इस विचार की पोटेंशियल देखिए। जो फुले ने जो विचार दिया था बहुजन समाज की पोटेंशियल देखिए कि बाबा साहब काशीराम उस बहुजन समाज के नाम से एक पार्टी बनाते हैं। कब बनी थी? 1984 में ये पार्टी बनाई दिल्ली में। और इस पार्टी ने जो सफलताएं अर्जित करी आप जानते हो, ये फुले का सपना था, बाबा साहेब का सपना था। हालांकि आरपीआई को के अपने फॉलोअर ने खराब कर दिया। वहीं महाराष्ट्र के जो बाहर लोग थे वो लड़ने लगे आपस में। बाद में जो है फिर और जो है कई संगठन बने तो वो कामयाब नहीं हो पाए। वहाँ पे दलित पैंथर बन गए, बहुत सारे गड़े बन गए। तो काशीराम ने कहा कि नया संगठन बनाते हैं। विचार कहाँ से लिया? विचार लिया फुले साहब से, बहुजन समाज पार्टी। क्या शानदार विचार था। और इस विचार की पोटेंशियल देखिए आप, इसकी संभावना देखिए। इस पार्टी ने इतनी जल्दी तेजी से राइज किया कि अब हमारे हरियाणा में, पंजाब से निकली थी पार्टी, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यहाँ 20% के आसपास, 22% के आसपास वोट बैंक था हमारा। मध्य प्रदेश, बिहार और यूपी में तो पावर तक पहुंच गई। आप जानते हो यूपी में इस पार्टी ने रूल किया, 3 बार सीएम बने इस पार्टी के। ये है इस विचार की ताकत जो फूले ने दिया। काशीराम ने इसको इम्प्लीमेंट किया। काशीराम एक अच्छे रणनीतिकार थे, लेकिन जो मूल विचार है वो फुले और अम्बेडकर साहब ने दिए थे। तो दोस्तों ये बहुजन कम्युनिटी ऑफ ऑपरेशन और बहुजन समाज का राज, ये सपना दिया है उन्होंने हमें। पॉलिटिकल सपना था, एक राजनीतिक सपना। इस सपने की ओर हम आज भी अग्रसर हैं। कई ये पार्टी अब डिक्लाइन हो गई थोड़े दिन के लिए, लेकिन ये चाहे पार्टी खत्म भी हो जाए, लेकिन ये विचार खत्म नहीं होगा। ये मैं बता दूं, कई लोग कहते हैं पार्टी को कंप्रोमाइज कर लिया, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन मैं ये बता दूं, ये जो विचार है बहुजन समाज का विचार इतना पेनिट्रेट कर गया है सोसाइटी में, निचले लोगों में, पिछड़े लोगों में, गुजरों में, यादवों में, मानवियों में, दलितों में, पिछड़ी जातियों में, वो सब बहुजन विचार का सपना लेने लगे। ये सिर्फ आप ये जगह लोग देखो हमें काटने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं ये तो सिर्फ चमारों का सपना है। ये चमारों का सपना नहीं है, ये बहुजन समाज का सपना जो फुले ने देखा था। काशीराम ने उसको इम्प्लीमेंट किया और आगे ये विचार आके रहेगा। अभी ठीक है, अभी हमारा दौर नहीं है, हमारा भी दौर आएगा, फिर आएगा।
दोस्तों। तो दोस्तों इसके बाद मैं एक चीज और कह दूं, बस लास्ट के 2 बिंदु और बचे हैं, कई सारे मुद्दे हो गए लेकिन मैं छोड़ देता हूं उनको। फुले ने जो है जो अपना आंदोलन शुरू किया सत्यशोधक, उसके जरिए उन्होंने तमाम आंदोलनों की नींव रखी। जितने भी प्रोग्रेसिव मूवमेंट है, जनवादी मूवमेंट, वो फुले ने लॉन्च कर दिए थे। जैसे उदाहरण के तौर पे फुले ने आदि आंदोलन शुरू किया। आदि का मतलब मूल निवासी। जैसे ट्राइबल है वो मूल निवासी है, दलित भी क्लेम करते हैं मूल निवासी है ना। तो एक आदि आइडियोलॉजी पता ये पहले से थी, फुले से भी पहले से थी। ये मैंने देखा, ये जो है कर्नाटक में भी है ये परंपरा, आदि की परंपरा, ये आंध्र प्रदेश में भी है, दक्षिण के सारे राज्यों में, उत्तर भारत में, पंजाब के बाद धरती मूवमेंट जरा आपने सुना होगा। तो आदि यानी हम मूल लोग हैं। ये आदि आंदोलन को पहली आवाज दी थी फुले ने, आदि मूवमेंट या मूल निवासी मूवमेंट, ये उन्होंने शुरू किया। दूसरा मूवमेंट है दलित मूवमेंट, वो तो हम जानते ही हैं। दलित मूवमेंट के वो फाउंडर थे फुले, बाबा साहब के जरिए और आगे बढ़ा। तीसरा जो आंदोलन है वो है महिला आंदोलन। कोई सोच सकता है देश का पहला फेमिनिस्ट है फुले और सावित्रीबाई फुले। महिलाओं के मुद्दे उठा के वो मूवमेंट शुरू करते हैं, जो बाद में बड़ा आंदोलन करता है, जनवादी आंदोलन। चौथा आंदोलन है ट्रेड यूनियन मूवमेंट, मजदूरों का आंदोलन। लोखंडे थे, जीएस लोखंडे ट्रेड यूनियन, पहली ट्रेड यूनियन बनाई थी। वो फुले से इंस्पायर हुए थे, फुले के दोस्त थे, फुले से मिलने आते थे पूना में, और फुले ने खुद ये संगठन बनवाया था पहला ट्रेड यूनियन को। तो देखिए मजदूर आंदोलन के भी फादर हो गए, वो दलित आंदोलन के भी फादर हो गए, वो किसान आंदोलन के भी फादर है। ये मैं बता चुका हूँ, किसान का पूरा जुन्नार में जो मूवमेंट चला था वो किसान मूवमेंट था, और सारे मुद्दे तय हो जाते हैं इन आंदोलनों में। फुले ने वो मुद्दे तय करते हैं। इन आंदोलनों के मुद्दे क्या होंगे? जैसे किसानों का मुद्दा है साहूकारों से के खिलाफ सेठ जी, भाट जी, लाट जी, ये शब्द यूज करते हैं। सेठ जी यानी सेठ साहूकार, भाट जी यानी प्रांतिक लोग, लाट जी यानी लाट साहब यानी अफसर लोग। इनके खिलाफ लड़ाई है हमारी। अंग्रेजी राज में कहते हैं ना सेठ जी, भाट जी, लाट जी। यही मुद्दे तो है किसान आंदोलन के आज भी यही। दलित आंदोलन के वही मुद्दे हैं, महिला आंदोलन के वही मुद्दे हैं जो फुले ने तय किए थे। एक और आंदोलन है, वो है दलित साहित्य आंदोलन, लोक साहित्य आंदोलन। ये मेरी जो आत्मकथा जो आई है ये दलित साहित्य है। इसकी शुरुआत किसने करी? ये भी फुले ने करी है। कौन सी किताब से? अछूतों का कैद किया। लोक साहित्य, किसान साहित्य, मजदूर साहित्य, ये सारा साहित्य यानी जो रियल प्रॉब्लम पे, ये जो ब्राह्मणवादी या महान परंपरा के लोग थे जो सोकार, वो सारा छायावादी साहित्य लिखते थे या राष्ट्रवादी। प्रकृति की गोद में खो जाते थे, प्रकृति फूलों की तारीफ में लिखते हैं, लिख लो चलो वो भी अच्छी बात है, लेकिन रियल समस्याओं को, रियलिस्टिक जो लिटरेचर है ना, यथार्थवादी परंपराएं साहित्य की फुले की। एक और बताओ, फुले ने नुक्कड़ नाटक की परंपरा शुरू करी है। कोई सोच सकता है? नुक्कड़ नाटक उनकी जो थी ना, तृतीय रतन और ये शिवाजी का पावड़ा, ये नाटक है, ये तब मंचन फुले के जमाने में शुरू हो गया था। तो कितनी सारी परंपराएं फुले ने, जनवादी परंपराएं, एक भी परंपरा बता दो मुझे आप जो जनवादी परंपरा आज इस देश को मथ रही है, वो फुले से ना शुरू हुई। फुले का विजन बहुत बड़ा है, फुले को बहुत अंडर एस्टिमेट किया गया है। दोस्तों फुले को पढ़ना बहुत जरूरी है। अम्बेडकर को तो हम पढ़ते ही हैं, फुले को और पढ़ो। और मैं आपसे खासकर गुजारिश करूंगा, मेरी ये जो किताब है और बाकी किताबें भी अमेजन पे अवेलेबल हैं। आप ये कहोगे मैं अपना प्रचार कर रहा हूँ, लेकिन मेरी ना पढ़ो, वो विद्वानों की पढ़ लो। ये किताबें खरीद के पढ़िए, आपको रियल फुले पता चलेगा कितना पोटेंशियल है उस व्यक्ति में, कितनी संभावनाएं हैं। आज का जो समाज है, आज जो चुनौतियां हैं, ये सब के समाधान भी फुले में है। सारे मूवमेंट भी वहां से शुरू होते हैं। और अब मैं अम्बेडकर की बात करूं, बाबा साहेब ने भी इन सारे आंदोलनों में भाग लिया है। आपको पता है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाई, बाबा साहेब ने किसानों के मुद्दे में बार बार शामिल हुए, दलितों का तो चलो लड़ाई लड़ी रहे हैं, ट्राइबल के लिए आवाज उठाई। बाबा साहेब ने महिलाओं के लिए हिंदू कोड बिल के जरिए जो है रिफॉर्म करवाया। बाबा साहेब सिर्फ आवाज नहीं उठाते, वो तो संविधान में करवा ही देते हैं सारा काम। संविधान में सबको गारंटियां मिल जाती हैं। माइनॉरिटी की बात आ गई, जरा मैं माइनॉरिटी की वो बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये परंपराएं माइनॉरिटी, देखिए तो इसमें भी बड़ा एक शानदार डिबेट है भाई, माइनॉरिटी राइट होने चाहिए देश में। हालांकि ये दोनों इंकार ये भी कहते हैं कि भाई मेजॉरिटी जो है ना हम ही हैं, हम बहुजन समाज हैं, लेकिन और भी माइनॉरिटी हैं, जैसे भाषाई माइनॉरिटी हैं या धार्मिक माइनॉरिटी हैं। और बाबा साहेब एक जगह ये भी कहते हैं दलित और ट्राइबल भी माइनॉरिटी है, सोशल माइनॉरिटी है।
तो माइनॉरिटी के राइट्स भी संविधान में प्रिजर्व होने चाहिए। मैं समझ गया। माइनॉरिटी के जो राइट हैं दे शुड आल्सो बी प्रिजर्व। देखिए यहाँ जो डिबेट है वो क्या है, कई लोग कहते हैं कि भाई माइनॉरिटी को क्यों राइट दिए जाए। बाबा साहब पता क्या है, वो कहते हैं माइनॉरिटी ने स्वीकार कर लिया है कि भाई माइनॉरिटी रूल करेगी। ये हमने कितना बड़ा अधिकार दे दिया आपको, हम चाहे तो नहीं थे, आपकी नाक में भी कम कर सकती है माइनॉरिटियां, लेकिन हमने ये मान लिया है कि मेजॉरिटी रूल करेगी, लेकिन इस शर्त पे माना है हमने कि माइनॉरिटी को स्पेशल राइट मिलेंगे। ये है विचार जो पश्चिम में डिस्कोर्स है, वो सारा माइनॉरिटी राइट का यही है। बाबा साहब कहते हैं माइनॉरिटी राइट देने बहुत जरूरी है। इसी तरह डेमोक्रेसी का विचार है, एक सुना होगा आपने, सब ने रट लिया होगा, बचपन से रटवाया गया है। लिखकर कहते हैं डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। बाबा साहब कहते हैं ये परिभाषा अधूरी है। डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल अधूरी है। ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की परिभाषा है। संविधान सभा में आखिरी भाषण है उनका, उसमें कहते हैं इस देश में पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के लिए तो हमने कर दी व्यवस्था संविधान के जरिए, लेकिन सोशल डेमोक्रेसी कहाँ है, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी कहाँ है। ये उनका राजनीतिक चिंतन में बेजोड़ योगदान है। दुनिया का कोई व्यक्ति इस परिभाषा की कमी को नहीं पहचान पाया, लेकिन बाबा साहब ने बता दिया कि भारत का समाज ऐसा है जिसमें सोशल इक्वलिटी नाम की चीज नहीं है, लेकिन हमने पॉलिटिकल डेमोक्रेसी बना दी। वो कहते हैं हमें सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी बनानी होगी, वरना चेतावनी देते हैं, वरना वो लोग जो सामाजिक अन्याय के शिकार हैं वो इस आपकी व्यवस्था को आग लगा देंगे, वो क्रांति कर देंगे। बाबा साहब चेताते हैं, क्रांति की चेतावनी दे रहे हो। वो कहते हैं इसलिए समय रहते हमें सोशल डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी भी कायम करनी होगी। जरा इनका डिस्कोर्स देखिए व्यक्तियों का, ये विचार बड़े समझने के। बस एक लास्ट के मुद्दे पे आता हूँ, भारत किस तरह का हो, किस तरह का भारत। पहली बात तो ये है कि बाबा साहब और से पहले भूले, कांग्रेस जब बनी थी ना, कांग्रेस वाले कहने लगे कि हम राष्ट्रीय कांग्रेस बनाई है हमने, राष्ट्रीय कांग्रेस। वो कहते हैं ये कैसी राष्ट्रीय कांग्रेस है जिसमें चंद कुछ जातियों के, ज्यादातर ब्राह्मण जातियों के लोग बैठ के विमर्श करते हैं, दूसरे लोगों की कोई चिंता ही नहीं हो। वो कहते हैं इस तरह से राष्ट्र नहीं बना करते, इस तरह से राष्ट्र नहीं बनेंगे। वो राष्ट्र जब बनेंगे जिसमें महार भी हो, जिसमें मातम भी हो, जिसमें धनगर भी हो, जिसमें माली भी हो, जिसमें कुर्मी भी हो, जिसमें ट्राइबल भी हो, ये सब लोग मिलकर जब बैठेंगे तब बनेगा राष्ट्रीय कांग्रेस। देखिए अब यही बात बाबा साहब लिखते हैं, पाकिस्तान और पार्टीशन नाम की जो किताब है ना, उसमें वो लिखते हैं राष्ट्र बना कैसे करते हैं। इसमें उनका डिस्कोर्स है, वो बाजार पढ़िए, वो रैनन को कोट करते हैं। वो कहते हैं, रैनन की बात मैं बात करता हूँ, वो कहते हैं राष्ट्र जो है ना, राष्ट्र नेशन बनाना है आपको। मैं तो ये कहता हूँ आप कह रहे हैं नेशन बना लिया, मैं तो ये कहता हूँ इंडिया जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया भी नहीं कह सकता अपने आप को। जैसे अमेरिका बना था ना, अमेरिका बड़ा अजीब ढंग से बना है, 13 कॉलोनी पूंजीवादी इंटरेस्ट के लिए एक हो गई, फिर और लोग जुड़ते गए, कुछ स्टेट उन्होंने खरीद लिए, बड़ा अजीब ढंग से नेशन बनाया अमेरिका। वो कहते हैं हम तो वो भी नहीं है, हम तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया में नहीं है। लेकिन एक बात है, बाबा साहब ऐसा नहीं कि देश राष्ट्रवाद के खिलाफ है, बाबा साहब एक बात और भी कहते हैं, पहले ही आर्टिकल 19 साल की उम्र में लिख रहे हैं कि भारत में सभ्यतागत एकता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, हिमालय से लेके और हिंद महासागर तक इस देश में कुछ चीजें ऐसी है जो हमें जोड़ती हैं। बाबा साहब राष्ट्रवादी हैं, भारत से प्रेरित करते हैं, लेकिन वो इस झूठे राष्ट्रवाद को एक्सपोज करते हैं। वो कहते हैं राष्ट्र बनाना है हमें। रैनन जो कहते हैं उस विचार को लाते हैं कि जब कित एंड किन की भावना पैदा होती है ना, हम सब में कित एंड किन, हम सब एक भाईचारे के लोग हैं, तब राष्ट्र बनेगा। लेकिन हमारे अंदर जातिवाद इतना स्ट्रोंग है, हमारे अंदर मिलियंस ऑफ नेशन मौजूद है। मेरे पड़ोसी हैं, वो डोमिनेट कास्ट से आते थे, वो मेरे से बात करते थे, बीच में एक दीवार है उससे, और पता कैसे बात करते थे, वो ऐसा लगता था जैसे दो व्यक्ति बात नहीं कर रहे, जैसे दो राष्ट्र बात कर रहे। तो रास्ता एक फलाना व्यक्ति आपके कास्ट का वो उसका किस्सा सुनाने लगते। मैंने कहा भैया चौधरी साहब जरा ये बताओ, वो जो फलाना व्यक्ति आप मेरी कास्ट का, उसका मेरे से क्या लेना देना है, और आपका पड़ोसी मैं हूँ, सुख दुख में मैं आपके काम आऊंगा, आप मेरे आओ। लेकिन ये राष्ट्र ऐसा लगता है दो पड़ोसी नहीं रहते, यहाँ तो राष्ट्र अभी भी साथ साथ रहते हैं। इतना भयंकर दूरियां, बाबा साहब कहते हैं ये दूरियां मिटानी और 3 तरह की हैं। नंबर 1 जातीय दूरियां, दूसरी सांप्रदायिक दूरियां, धार्मिक, तीसरी भाषाई दूरियां। ये 3 चैलेंजेस है, उनकी किताब है लिंग्विस्टिक स्टेट्स पे एक थॉट ऑन, उसको पढ़ लीजिए।
और बाबा साहेब एक लास्ट में बात कहते हैं कि भाई जो राष्ट्र आपको बनाना है, राष्ट्र बनाने के लिए आपको हिंदी को एक राष्ट्रभाषा मानना होता है। कुछ एक मुद्दों पे वो सहमति देते हैं। देखिए वो कुछ मराठी भाषी है लेकिन हिंदी की बात करते हैं। इसी तरह वो एक पूरा एक जो है मतलब उसका मॉडल देते हैं नेशनल बिल्डिंग का, और इन तीन प्रॉब्लम को खत्म कर रहे हैं। अब राष्ट्र के मुद्दे पे आता हूँ दोस्तों। आजकल न्यू इंडिया की बहुत बात हो रही है। न्यू इंडिया समझ गए होंगे आप, है ना? ये न्यू इंडिया किस तरह का बनेगा? कई लोग कहते हैं भारत को विश्व गुरु बना देंगे, है ना? विश्व गुरु की चर्चा सुनी होगी ना। लेकिन दोस्तों विश्व गुरु बनाया जा सकता है भारत को, मैं इसके विचार के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन विश्व गुरु बनेगा कैसे? देखिए भारत को विश्व गुरु बनाना है तो माइथोलॉजिकल हीरो से नहीं बना करते विश्व गुरु, उसके लिए भी रियल हिस्टोरिकल हीरो चाहिए, और वो हीरो है हमारे बुद्ध। बुद्ध ने वो विचार दिया जो बाबा साहेब ने अपनाया, फूले की मानते थे। पता है बुद्ध का विचार पूरे एशिया में फैल गया, दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है। बाबा साहेब ने कहा हमें वो धर्म अपनाना होगा। अगर हम बुद्ध के चेहरे को लेके जाएं, बुद्ध के विचार को पॉपुलर बनाएं, हम सब बुद्धिज्म को ज्वाइन करें, अपने बुद्ध वंदना से शुरुआत करेंगे। हम दिल से तो बन चुके हैं बुद्धिस्ट, लेकिन इस बुद्ध ये जो उन्होंने धम्म चक्र परिवर्तन का जो आंदोलन शुरू किया था, ये आंदोलन जरा दोबारा खड़ा हो जाए दोस्तों, तब भारत जो है रियल मायने में विश्व गुरु बनने की ओर जाएगा, क्योंकि वो रियल हीरो है। दुनिया में भारत की जो पहचान है वो बुद्ध से है, किसी और हीरो से नहीं है, क्योंकि वो माइथोलॉजिकल हीरो है, वो है ही नहीं हिस्टोरिकल। देखिए हिस्टोरिकल हीरो चाहिए ना। अब हिस्ट्री का आदमी हूं मैं, हम हिस्ट्री में एक बात माना करते हैं कि किसी की कंपैरिजन करनी है, किसको फॉलो करना है, तो वो रियल पात्र होना चाहिए इतिहास का। काल्पनिक पात्रों पे ना तो राष्ट्र बना करते, ना उनकी फॉर्म को फॉलो किया जा सकता। तो बुद्ध वो रियल पात्र है जिसको बाबा साहब ने अपना पहला गुरु माना है, और वो हमें विश्व गुरु भी बना सकता है, बशर्ते कि हम उस मार्ग पे चले। तो लास्ट में मैं बुद्धं शरणं गच्छामि का एक नारा लगाता हूँ आपके साथ, और आप मेरे साथ जरा इसको बोलिए। बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। थैंक यू दोस्तों, आपने बड़े ध्यान से सुना। जय भीम जय भारत।